Hello class, today we are starting with the new chapter, the second chapter, source of corporate finance. Okay, so आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपने एसपी में। सेकेंड चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। इसके अंदर हम लोग बेसिकली दो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ फंड कैपिटल, इसके अंदर क्या क्या है, शेयर्स और रिटेन अर्निंग, ये दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। तो जो सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल उसके अंदर बहुत इलेबोरेट वे में काफ़ी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन है, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि डिबेंचर्स है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, आप लोग को याद होगा 5th चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, इसका रिलेटेड वीडियो मैंने इस चैप्टर का शेयर किया है। सो डिबेंचर्स है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स है, फिर बॉन्ड्स है, एडीआर और जीडीआर का कंसेप्ट है, फिर कमर्शियल बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ट्रेड क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हम लोग सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल के अंदर, ये 7 चीज़ें बहुत ही इलेबोरेट वे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये देखेंगे। सो ये दो चीज़ें हम लोग के पास है सोर्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस में, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है पहले। इंट्रोडक्शन में देखिए, फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटी, नो बिजनेस एक्टिविटी कैन नेवर बी परसीव्ड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस है, फाइनेंस ये की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है बिजनेस के अंदर। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को आप बिजनेस के अंदर सोच नहीं सकते, बिजनेस के अंदर स्टार्ट नहीं कर सकते और उसको प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आपके पास फाइनेंस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है या इनसफिशिएंट फाइनेंस है। ठीक है, फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ये जो फाइनेंस है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर स्टेज पे बिजनेस के आपको ये चाहिए, चाहे वो प्रमोशन का स्टेज हो, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेज हो या रेगुलर जो आप बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हो मार्केट के अंदर, उसके अंदर आपको हर स्टेज पे, हर बिजनेस फंक्शन में आपको फाइनेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन फाइनेंस। बिजनेस के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा हो, बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही हो, वो सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है। यानी अगर हम बात करें फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, whereas all other departments of an organization are dependent on finance। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, अकाउंट हो गया, ठीक है, ये सारे जो डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट फाइनेंस के ऊपर है। जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको अपने रिगार्डिंग फंड अलोकेट नहीं करेगा, ये सारे डिपार्टमेंट अपने तरीके से एक्टिविटी को स्टार्ट या परस्यूड नहीं कर सकते। So this is what the importance of finance department has in the business. The finance needed by the business organization is termed as a capital। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो जो फाइनेंस होता है, जो एक टर्म है, उसके लिए हम लोग कैपिटल बोलते हैं उसको। बिजनेस के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम टर्म की बात करें तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल मतलब क्या, पैसा, मनी। ठीक है, तो ये जो पैसा, मनी या कैपिटल है, ये तीनों एक ही है। तो पैसा, मनी, कैपिटल, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटी। हर बिजनेस, चाहे वो छोटा हो, सोल ट्रेडर हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा तो चाहिए चाहिए होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होता ही है regarding its business activity. A joint stock company, which is a modern form of business organization and being a large undertaking, requires huge capital। अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो एक ये मॉडर्न टाइम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लेवल ऑफ ऑपरेशन बहुत ही बड़ा है। इसके लिए इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है वो भी बहुत ह्यूज होगा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। This huge capital collection or capital formation has special significance in the management of joint stock company। यहाँ पर ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है या कैपिटल जो मैनेजमेंट है या कैपिटल का जो फॉर्मेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
रखता है इन द मैनेजमेंट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के अंदर। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम द वेरियस सोर्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, फ्रॉम वेरियस सोर्स। अभी कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है ना, तो उसके पास बहुत सारे सोर्स अवेलेबल होते हैं जहाँ से वो कंपनी पैसा ले सकती है। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक फाइनेंशियल प्लान डिसाइड करती है, और उस फाइनेंशियल प्लान के थ्रू कंपनी ये डिसाइड करेगी कि अब हमको कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल यूटिलाइज करना चाहिए, और वो सोर्स ऑफ कैपिटल यूटिलाइज करके कंपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट करती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड कलेक्ट करती है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस मे बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। तो ये देखिए, ये एक चार्ट है, ठीक है, और इस चार्ट के थ्रू कंपनी ने ये बताया कि कौन से टाइप्स ऑफ कैपिटल या सोर्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल है। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ फाइनेंस की, ठीक है, यहाँ पर दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सबसे पहला ओन्ड कैपिटल है और दूसरा क्या है, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी के साथ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल, ठीक है। ओन्ड कैपिटल का मतलब जो कंपनी के पास ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम रहने वाला है उसको हम लोग ओन्ड कैपिटल बोलते हैं। और बोरोड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी मेच्योरिटी डेट पे एट अ स्पेसिफाइड टाइम, जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो मेच्योरिटी पे जब पैसा रिफंड करेगी कंपनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं बोरोड कैपिटल। यानी कंपनी ने लोन वगैरह लिए है ना जो बैंक से या किसी से, तो वो कंपनी क्या करेगी 5 साल के बाद कैपिटल उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के पैसा रिपे कर देगी, तो उसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल एक तरीके से कंपनी के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करने का काम करता है। तो ये ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल ये दो सोर्स है यहाँ पर कंपनी के लिए पैसा अवेलेबल है। अभी ओन्ड कैपिटल के अंदर भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ओन्ड कैपिटल के अंदर कहाँ से पैसा अवेलेबल है, दो सोर्स के थ्रू। सबसे पहले एक शेयर्स हो गए, दूसरा हो गया रिटेन अर्निंग। अभी रिटेन अर्निंग तो आप लोग को पता है, रिटेन अर्निंग वो अमाउंट होता है जो कंपनी क्या करती है प्रॉफिट से निकाल के अपने एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर डालती है, तो वो हो जाता है रिटेन अर्निंग। यानी अगर कंपनी ने 10,000 प्रॉफिट कमाया तो 500 या 1,000 रुपया वो निकाल के साइड कर देती है और एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर डाल देती है। और ऐसा 1 साल नहीं करती, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स करते जाती है। तो 10 साल, 15 साल या 20 साल में जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है रिटेन अर्निंग में, वो पैसा उन लोगों का सोर्स ऑफ ओन्ड कैपिटल के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो आपका ये रिटेन अर्निंग हो जाता है। और दूसरा जो है वो शेयर्स है। शेयर्स में भी दो है, एक है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये क्या क्लासिफिकेशन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये दो शेयर्स होते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग बोरोड कैपिटल के अंदर। बोरोड कैपिटल के अंदर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है। सबसे पहले दिया गया है डिबेंचर्स, तो आप लोग को याद ही है डिबेंचर्स के बारे में पढ़ाया है अर्लियर वीडियो के अंदर। सो दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये लोग एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट लेते हैं और मेच्योरिटी पे उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो जाता है। फिर बाद में आता है पब्लिक डिपॉजिट, ये भी एक तरीके का लोन है कंपनी के लिए, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है। एक्चुअली जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। बॉन्ड्स में भी बहुत सारे टाइप्स है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड वगैरह वगैरह करके। फिर उसके बाद आता है एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर का फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो एडीआर और जीडीआर ये एक दो मेथड है जहाँ पर कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है। इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है थ्रू दिस टू मेथड। उसके बाद में आता है बैंक्स। बैंक्स के थ्रू कंपनी पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लोन के फॉर्म में कंपनी को पैसा देते हैं। और उसके बाद हमारा आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट तो नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें सम नंबर ऑफ डेज ऑब्वियसली एज अ क्रेडिट डेज प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये है होता है बोरोड कैपिटल।
अभी हम लोग यहाँ पर नीचे दिया गया है द अबव सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल दो सोर्स ऑफ फाइनेंस में इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस देखिए व्हेन द कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम द आउटसाइडर, जब कंपनी बाहर के लोगों से पैसा उठाती है, पैसा कलेक्ट करती है, पैसा लेती है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। और जब कंपनी व्हेन द कैपिटल इज़ मेड अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल बोलते हैं। जब कंपनी के पास पैसा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको कंपनी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। और इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आती है जिसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। नीचे देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये जो कंसेप्ट है वो 2.1 का कंसेप्ट है, सोर्स ऑफ ओन्ड कैपिटल। ठीक है, द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स दैट इज शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज अ ओन्ड कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। हमने देखा है ना, ओन्ड कैपिटल एक कंसेप्ट है, बोरोड कैपिटल एक कंसेप्ट है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ओन्ड कैपिटल के कंसेप्ट के अंदर और डिटेल में उसके रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। दो कैपिटल जो रेस करती है कंपनी विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर्स, उसको कंपनी क्या बोलती है, ओन्ड कैपिटल या फिर ओनरशिप कैपिटल बोलती है। द शेयर होल्डर परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई द नेसेसरी कैपिटल। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है वो कंपनी को देने का काम करते हैं। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल, और ये एक तरीके से ओन्ड कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये पैसा कंपनी के पास लॉन्ग टर्म इन नेचर रहने वाला है। अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। अगर दूसरा फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या, जिसमें कंपनी अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट जमा करते जाती है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो उसको भी हम लोग ओन्ड कैपिटल के कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि वो भी पैसा कंपनी के पास लॉन्ग टर्म इन नेचर रहने वाला होता है। इट इज़ नोन एज द प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और रिटेन अर्निंग को प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। इट इज़ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी जो पैसा रिटेन अर्निंग में डालती है वो कंपनी अगेन अपने बिजनेस में ही यूटिलाइज करती है। रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ये जो रिटेन अर्निंग है ये है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज़ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ओन्ड कैपिटल क्या है, एक तरीके का परमानेंट कैपिटल है कंपनी के लिए, और ये कंपनी के इन्वेस्टर को तभी रिपे होगा जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी। ठीक है, ओन्ड कैपिटल इज द फॉर्म ऑफ शेयर्स प्रोवाइडेड इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। तो ओन्ड कैपिटल क्या है, ये एक टाइप ऑफ कैपिटल है जिसको शेयर्स में कंपनी शेयर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कंपनी के पास अवेलेबल है। ये एक इनिशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और ये न्यू कंपनी नॉर्मली यूटिलाइज करती है ये सोर्स। इट कैन बी रेज एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई द एडिशनल कैपिटल नीड ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी को जैसे पैसा चाहिए होता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, वो उस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने एडिशनल कैपिटल नीड्स को सेटिस्फाई करती है। हाउएवर रिटेन्ड अर्निंग कैन नॉट बी an initial source of capital, but it can be an important source of capital. रिटेन अर्निंग इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता। इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल सिर्फ इक्विटी शेयर्स होते हैं, लेकिन लेटर ऑन जब कंपनी 5 साल 10 साल या 15 साल का बिजनेस करती है तो हम लोग बोलते हैं कि रिटेन अर्निंग का पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हेन द कंपनी रन इट्स बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस। तो रिटेन अर्निंग तभी होगा जब कंपनी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन कर रही होगी। प्रमोटर्स डिसाइड द शेयर्स कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है बाय द कंपनी में। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल, और ये जो डिसीजन ऑफ कैपिटल है इसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। यानी प्रमोटर डिसाइड करेगा कि कंपनी को ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कितना पैसा चाहिए होगा शेयर के फॉर्म में, ताकि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को प्रॉपरली सेटअप कर सके, और उस पर्टिकुलर अमाउंट को कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। और ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कैपिटल क्लॉज के अंदर मेंशन होगा। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर ये एक बुक है जो प्रमोटर बनाता है, और उसके अंदर एक क्लॉज है कैपिटल क्लॉज, और इस कैपिटल क्लॉज के अंदर वो जो डिसाइडेड अमाउंट है बाय द प्रमोटर वो मेंशन होगा। ठीक है, इसके बाद में इन लेटर्स लर्न इन डिटेल वेरियस सोर्स ऑफ ओन्ड कैपिटल। थोड़ा डिटेल में देखते हैं वेरियस सोर्स ऑफ ओन्ड कैपिटल।
तो वेरियस सोर्स ऑफ ओन्ड कैपिटल में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शेयर्स की, क्योंकि शेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमने देखा था। शेयर्स दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद दैट। शेयर का देखते हैं। द टर्म शेयर इज़ डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये क्या है, डेफिनेशन है रिलेटेड टू शेयर। जब कभी भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो और उसके अंदर सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज आपको याद रहे और उसी से रिगार्डिंग आप कोई भी डेफिनेशन लिखो। अगर आपको नहीं याद है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट डेफिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या सेक्शन, क्या क्लॉज, ठीक है। सो अ गुड स्टूडेंट विल ऑलवेज डू ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, देखिए क्या बता रहा है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर क्या होता है, ये पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल है। शेयर मीन्स अ पार्ट ऑफ, अ स्मॉलेस्ट, अ माइक्रो पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो शेयर का मतलब सबसे छोटा यूनिट शेयर कैपिटल का जो होता है उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट, द माइक्रो यूनिट ऑफ द एंटायर शेयर कैपिटल वी कॉल्ड इट एज द शेयर। और उसको स्टॉक भी बोल सकते हैं, इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक में भी अगर है तो उसके अंदर का स्मॉलेस्ट यूनिट को भी हम लोग शेयर बोलते हैं। शेयर इज़ अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड। शेयर क्या है, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम लोग शेयर कैपिटल पे डिवाइड कर सकते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज अ फेस वैल्यू। यहाँ पर जो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर से डिवाइड हम कर देंगे तो हम लोगों को शेयर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ईच पार्ट और ईच यूनिट ऑफ द शेयर का वैल्यू मिल जाएगा जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे 10 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 10 लाख रुपीज़, 10 लाख इज वी कैन से 10 लाख का इक्विटी शेयर्स है। 10 लाख का इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 10 रुपया। टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 10 लाख। अभी इस 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। सो वी कैन से 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 100 इंटू ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹10 ईच करोगे तो 10 लाख ऑफ रुपीज़ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें यहाँ पर लिखी है कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट, यानी 10 लाख रुपीज़ को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख का जो आएगा वो आपका शेयर हो जाएगा। और ये जो ₹10 था वो क्या था, आपका फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। शेयर इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है शेयर कैपिटल का। इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन द स्मॉलर अमाउंट। ये क्या करता है, इन्वेस्टर को हेल्प करता है सब्सक्राइब करने के लिए कैपिटल को स्मॉल अमाउंट में। अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेज। एक आदमी कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है या परचेस कर सकता है, जो भी उसकी विश है या जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटस या जो भी उसका रिक्वायरमेंट है। अ पर्सन हु परचेजेस शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नेम्ड एज अ शेयर होल्डर और अ मेंबर ऑफ द कंपनी। जो पर्टिकुलर मेंबर शेयर को परचेस करता है, शेयर को खरीदता है, उसको शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली मेंबर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ शेयर। छोटा ऐसा फीचर है, इम्पॉर्टेंट है, 1 बाय 1 देखते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है मीनिंग। शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी में, तो ये हो गया मीनिंग। ओनरशिप देखिए, द ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज द शेयर होल्डर। इट शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। जो ओनर ऑफ द शेयर है इसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जिसने शेयर खरीदा है कंपनी से तो वो ओनर हो गया शेयर का, तो उसको हम लोग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बोलेंगे। और इट शोज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। और वो जो पर्टिकुलर बंदा है जिसने शेयर खरीदा है उसका ओनरशिप शेयर होल्डिंग से रिफ्लेक्ट होता है। डिस्टिंक्टिव नंबर
Unless dematerialized, these shares have distinct number of for identification. It is mentioned in the share certificate. ये जो डिस्टिंक्टिव नंबर जो होते हैं ना, ये जब शेयर सर्टिफिकेट कंपनी शेयर होल्डर को इशू करती है तो उसके अंदर मेंशन होता है। अभी ये डिस्टिंक्टिव नंबर से शेयर होल्डर ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो 1 लाख यूनिट का जो शेयर कंपनी ने बेचा है, उस 1 लाख यूनिट में मेरा यूनिट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आइडेंटिफाई कर सकता है पर्टिकुलर शेयर होल्डर। अगर शेयर डीमटेरियलाइज मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिस्टिंक्टिव नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको शेयर सर्टिफिकेट अगर इशू होता है और शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्म में नहीं है तो वहाँ पर आपको डिस्टिंक्टिव नंबर मिल सकता है। यानी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस लॉट में जो कंपनी ने शेयर इशू किया है उस लॉट में मेरा शेयर कहाँ से कहाँ तक है, इसको डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं एविडेंस ऑफ टाइटल। A share certificate is issued by the company under its common seal. It is a document of title of ownership of share. शेयर सर्टिफिकेट कंपनी कैसे इशू कर रही है, वो अपना एक कॉमन सेल कंपनी का ठप्पा मार के दे रही है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो जाता है जो कि ओनरशिप ऑफ शेयर है, ठीक है। अ शेयर इज़ नॉट एनी विजिबल थिंग, इट इज़ शोन बाय द शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग रिफ्लेक्ट कर सके, बट शेयर्स को हम लोग एक शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में ही हम बता सकते हैं, और ये जो भी है ये डीमेट फॉर्म के थ्रू भी बता सकते हैं। तो शेयर्स का ओनरशिप कैसे बताएंगे, या तो शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे या तो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स का जो भी वैल्यू है, जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट करके नंबर ऑफ़ शेयर्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उसके थ्रू आपको शेयर्स पता चल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स का। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स में एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे तो 3 वैल्यू है। एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है इशू प्राइस, तीसरा होता है मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज़ अ रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे कैपिटल क्लॉज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, उसके अंदर प्रमोटर ऑफ द कंपनी ने क्या मेंशन किया, ऑथराइज शेयर कैपिटल मेंशन किया और शेयर का फेस वैल्यू भी मेंशन किया। एक्चुअली शेयर का जो फेस वैल्यू होता है 1 रुपये से 10 रुपये तक का बीच में रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कंपनियां 10 रुपये फेस वैल्यू रखती हैं अपने शेयर का। तो वो जो 10 रुपया हो जाता है वो शेयर सर्टिफिकेट के फेस पर भी लिखा होता है, इसके लिए उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इशू प्राइस। इट इज़ अ प्राइस एट विच द सेलर्स कंपनी सेल्स इट शेयर। इशू प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। तो ये जो इशू प्राइस होता है ये फेस वैल्यू के बराबर होता है, यानी 10 रुपये से जितना होगा 10 रुपये से ज़्यादा भी होता है। अगर कंपनी 10 रुपये का शेयर है 12 रुपये में बेचती है तो प्रीमियम पे बेचा उन्होंने, और इससे 10 रुपये से कम भी हो सकता है। अगर 10 रुपये का शेयर है कंपनी 7 रुपये में बेचती है तो कंपनी ने जो अपना शेयर बेचा है वो डिस्काउंट पे बेचा है। तो यहाँ पर 3 कंसेप्ट आएंगे इशू प्राइस में, वो होगा पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार का मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बेचा, प्रीमियम का मतलब 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बेचा, और डिस्काउंट का मतलब 10 रुपये का शेयर 7 रुपये में बेचा। तो ये इशू प्राइस हो सकता है, और ये 3 कैटेगरी आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। ये जो मार्केट वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड होगा मार्केट के अंदर। कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कंपनी के शेयर्स का डिमांड डिपेंड होगा, और डिमांड कितना है और सप्लाई कितना हो रहा है कंपनी के शेयर्स से रिलेटेड, इसके ऊपर कंपनी का मार्केट वैल्यू डिसाइड होगा। तो ये मार्केट वैल्यू समथिंग विच ऑलवेज डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। उसके बाद बात करते हैं राइट्स की। शेयर कन्फर सर्टन राइट्स टू इट्स होल्डर सच एज द राइट टू रिसीव डिविडेंड, right to inspect the statutory books, right to attend the shareholders meeting and right to vote in such meeting। अगर एक पर्टिकुलर बंदे ने शेयर्स खरीदे कंपनी के तो उसको उस शेयर से रिलेटेड कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि उसको डिविडेंड रिसीव करने का राइट है, वो स्टैट्यूटरी बुक्स को देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी एक कॉपी भी ले सकता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मीटिंग अटेंड कर सकता है, और वहाँ पर अगर कुछ वोटिंग का अगर मैटर आता है तो वो वोट भी कर सकता है। तो ये सारे राइट्स हैं। उसके बाद में इनकम की बात करते हैं। शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड एज अ डिविडेंड। शेयर होल्डर अगर आप हो कंपनी के तो आपका ये राइट है कि जब कभी भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट के अंदर आपका भी हक बनता है, और वो प्रॉफिट कंपनी आपको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके देगी। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफेरेबिलिटी की। द शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफेरेबल, ठीक है।
फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर है तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है रिगार्डिंग ट्रांसफरेबिलिटी, लेकिन अगर आपके पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर है तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्री हो कि जिसको भी चाहे आप उसको शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि शेयर होल्डर के पास होती है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर की। तो यहाँ पर दो कैटेगरी है शेयर्स की, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। सो दिस इज़ द फुल फीचर्स ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर याद रखना, अगर एग्ज़ाम में आपको फीचर ऑफ शेयर बोला है तो आपको ये लिखना है, अगर आपको फीचर ऑफ इक्विटी शेयर बोला है तो उसके अलग फीचर होंगे, फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोला है तो उसके अलग फीचर होंगे, लेकिन फीचर ऑफ शेयर्स बोला है तो ये कॉमन फीचर्स है जो आपको लिखना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया रहेगा। बाकी का जो कंसेप्ट है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।